हाँ जी, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू एवरीवन वाचिंग दिस वीडियो एज पर योर टाइम जोन। तो भाई 9th क्लास, आज हम हमारे चैप्टर नंबर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का लास्ट लेक्चर यानी कि लेक्चर नंबर 3 लेकर आ गए हैं। अगर अभी तक भी किसी बच्चे ने लेक्चर नंबर 1 और 1 फिर भी अगर नहीं करोगे तो ये समझ में आ जाएगा। लेक्चर नंबर 2 अगर किसी बच्चे ने नहीं देखा है तो प्लीज पहले जाकर वही देखें, क्योंकि अदरवाइज आपको लेक्चर नंबर 3 समझ नहीं आएगा। ठीक है, वीडियोस आप देखने के लिए चैनल की प्लेलिस्ट पर जाइए, आपको पूरा सिलेबस सीक्वेंस में मिल जाएगा। पूरी केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट बनी हुई है, फिजिक्स की, बायोलॉजी की प्लेलिस्ट बनी हुई है, 9th एंड 10th क्लास की इंडिविजुअल अलग अलग। आप आराम से जाकर वहां सारी वीडियोस देख सकते हैं, बार बार देख सकते हैं। ठीक है, और अच्छे से पूरे सिलेबस को खत्म कर सकते हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अच्छा सा एक कमेंट कर दीजिए। तो बिना टाइम वेस्ट करें अपना लेक्चर नंबर 3 जो आज का एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का लास्ट लेक्चर होने वाला स्टार्ट करते हैं। फिर नेक्स्ट वीक से हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी, चलिए आज हम पढ़ेंगे आयंस। पिछले लेक्चर में क्या डिस्कस करा था फटाफट दोबारा डिस्कस कर देती हूँ, क्योंकि कुछ बच्चे हैं जो बिल्कुल नहीं देखते हैं, लेक्चर नंबर 2 भी नहीं देखे हैं। तो हमने वहां पर 1 to 20 एटॉमिक नंबर करे थे, सबका एटॉमिक मास करा था, और हमने बाद में मॉलिक्यूल बनाने सीखे थे और मॉलिक्यूलर मास देखा था। ठीक है, आज हम क्या पढ़ेंगे, आयंस पढ़ेंगे। और आयंस मतलब जो भी एटम्स हैं या जो भी हैं उनके वैलेंसीज पढ़ेंगे और उनसे फॉर्मूला बनाना सीखेंगे। तो लेक्चर नंबर 2 जितना इंपॉर्टेंट था, लेक्चर नंबर 3 उससे भी 10 गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेक्चर 2 से भी सवाल आएंगे और लेक्चर नंबर 3 से भी वेरी भर भर के क्वेश्चंस आएंगे पेपर में। जो लेक्चर नंबर 3 होने वाला है वो क्लास 10 के फर्स्ट चैप्टर के लिए भी आपको बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए ये वाला चैप्टर और इससे अगले वाला चैप्टर बिल्कुल भी मिस नहीं करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं भाई। वी नो दैट एटम्स कंटेन, हमें पता है एटम्स में इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, और जनरली जो होता है वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर नंबर के होते हैं। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव होता है, नहीं पता है तो याद कर लो, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव होता है, प्रोटॉन पे चार्ज पॉजिटिव होता है। दोबारा समझा देती हूँ, एटम में 3 चीजें होती हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, एंड न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है। तो जितने इलेक्ट्रॉन है एटम में उतने ही प्रोटॉन है, मतलब एटम जो है न्यूट्रल फॉर्म है। न्यूट्रल मतलब उस पर कोई भी चार्ज नहीं है। जैसे हाइड्रोजन है, इस पर कोई चार्ज नहीं है, कार्बन पर भी कोई नहीं है। किसी भी एटम पर हम कोई भी चार्ज नहीं लगाते हैं, इसका मतलब सीधा सा है कि वो न्यूट्रल है, मतलब उसमें जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही प्रोटॉन है। बात आई समझ। अब अगर कोई इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए तो नेगेटिव चार्ज कम हो गया, पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, तो उस पर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। बट ऑब्वियस सी बात है, क्लास में 10 बच्चे बैठे हैं, ठीक है, 5 8th ए के हैं, 5 8th बी के हैं। तो 8th ए में से एक बच्चा चला गया तो 8th बी के बच्चे ज्यादा हो गए। तो वैसे ही अगर किसी एटम में 5 इलेक्ट्रॉन थे, 5 प्रोटॉन थे, और अगर एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया तो 4 इलेक्ट्रॉन बच गए, प्रोटॉन ज्यादा हो गए। प्रोटॉन के ज्यादा होने की वजह से प्लस चार्ज ज्यादा हो गया, मतलब उस एटम पर अब कोई चार्ज आए ऐसा नहीं होगा, अब उस पर पॉजिटिव चार्ज दिखेगा। अगर सिमिलरली एक इलेक्ट्रॉन अंदर आ जाए तो अब 6 हो गए, मतलब इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज बढ़ गया। तो सीधे से मतलब ये है, इलेक्ट्रॉन के गेन से नेगेटिव चार्ज आता है और इलेक्ट्रॉन के लूज से पॉजिटिव चार्ज उस एटम पर आने लग जाता है जिस पर पहले कोई भी चार्ज नहीं था। जब चार्ज आने लग गया, चाहे पॉजिटिव चार्ज आ जाए चाहे नेगेटिव चार्ज आ जाए, तो अब हम उसको आयन कहना शुरू कर देते हैं। तो आयन की सीधी सी डेफिनेशन है, आयन इज पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज एटम। पहले एटम सीधा था, अगर इसमें से कोई लूज या गेन हो गया तो उस पर चार्ज आने लग जाता है। हाइड्रोजन है, उसमें दोनों आ सकते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन में पहले एक ही इलेक्ट्रॉन एक ही प्रोटॉन होता है। ठीक है, इसमें अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन चला गया तो प्लस आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन आ गया तो नेगेटिव आ जाएगा। तो हाइड्रोजन दोनों चार्ज शो करता है, H प्लस H नेगेटिव। बाकी सारे एटम्स
या तो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव शो करते हैं चार्ज। तो जब एटम के ऊपर कोई चार्ज आ जाता है, चाहे पॉजिटिव आए चाहे नेगेटिव आए, तो उसको एटम ना कहकर आयन कहते हैं। तो आयन को आप सीधा लिख सकते हो चार्ज्ड एटम। अगर आपसे वन वर्ड कोई पूछे आयन क्या होता है, तो आप लिखोगे एटम के ऊपर चार्ज आ जाने को आयन कहते हैं, चार्ज एटम। और वो चार्ज आता कैसे है, या तो लूज होएगा इलेक्ट्रॉन या गेन होएगा। अगर लूज होगा तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, और इलेक्ट्रॉन अगर अंदर आया तो नेगेटिव चार्ज आएगा। ये वेरी बेसिक सी बात है, 10th क्लास के बच्चे को भी कई बार ये आम सी बात पता नहीं होती है, बट मेरे बच्चे गलती नहीं करते हैं। तो आयन्स आर चार्ज्ड एटम, आयन्स आर चार्ज्ड एटम, आयन्स चार्ज्ड एटम। चार्ज कैसे आएगा, इलेक्ट्रॉन के आने या जाने से। प्रोटॉन या न्यूट्रॉन अंदर की तरफ होते हैं, इसलिए वो अंदर बाहर नहीं होते हैं। या तो इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा या इलेक्ट्रॉन अंदर आएगा, इलेक्ट्रॉन की ही मूवमेंट होती है। उसके बाद दो टाइप के हो गए, एक को कहेंगे कैटायन, एक को होंगे एनायन। आयंस क्या होता है, चार्ज्ड एटम। चार्जेस दो टाइप के हो सकते हैं, अगर उस पर पॉजिटिव चार्ज आया तो उसको कैटायन कहेंगे, अगर उस पर नेगेटिव चार्ज हो तो अनायन कहेंगे। ठीक है, कैटायन और एनायन दो टाइप के चार्जेस होते हैं। कैटायन मतलब उस पर पॉजिटिव चार्ज आया, किस पर, एटम पर। नेगेटिव चार्ज आया एटम पर तो उसे एनायन कहेंगे। ये बेसिक बातें हैं। आयन क्या होता है, कैटायन क्या होता है, एनायन क्या होता है। आयन होता है चार्ज्ड एटम, कैटायन होता है पॉजिटिवली चार्ज्ड एटम, एनायन होता है नेगेटिवली चार्ज्ड एटम। बहुत ही आराम से आपको ये समझाया गया, आई होप आपको समझ आ गया होगा। व्हाई आयंस आर फॉर्म्ड, आयंस बनते ही क्यों हैं, मतलब ऑब्वियस सी बात है, कैसे बनते हैं का आंसर मैंने दे दिया, हाउ फॉर्म्ड का आंसर मैंने दे दिया। इलेक्ट्रॉन के लूज होने से या इलेक्ट्रॉन के गेन करने से आयंस बनते हैं। कैसे बनते हैं का आंसर आ गया। अब मैं आपसे पूछ रही हूं क्यों बनते हैं आयंस, क्यों ही बनते हैं, इलेक्ट्रॉन्स बाहर या अंदर होता ही क्यों है, कैसे हुआ समझ में आ गया। इलेक्ट्रॉन अंदर जाएगा या बाहर आएगा तो बनेंगे, क्यों बनेगा का आंसर बताओ मुझे। तो वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, ये क्यों का आंसर बच्चे नहीं याद करते हैं और वो भूल जाते हैं, पेपर में आता है। तो गेन स्टेबिलिटी, तुम क्यों पढ़ रहे हो, कैसे पढ़ रहे हो, पता है, पूजा बिश्नोई मैडम के वीडियोस देख के पढ़ रहे हो। क्यों पढ़ रहे हो, क्योंकि तुम्हें आगे चलकर जॉब लगना है, अच्छी स्टडी में क्वालिफिकेशंस लेनी है, अच्छी डिग्रियां लेनी है, अच्छे मतलब क्वालिफाइड एजुकेशनलिस्ट बनना है। मतलब वही बात हो गई ना, एजुकेशन हम इसलिए ही तो करते हैं, स्टेबिलिटी के लिए तो करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स अंदर बाहर क्यों हो रहे हैं, टू गेन स्टेबिलिटी। ये भी सरकारी नौकरी लगना चाहता है भाई मेरी तरह। टू गेन द स्टेबिलिटी, एटम्स लूज और गेन इलेक्ट्रॉन। तो लूज और गेन करते हैं ये मुझे पता था, पर क्यों करते हैं, ताकि वो स्टेबिलिटी पा सके, टू फॉर्म आयंस। आयंस बन जाते हैं। अब जैसे एक देखो ना, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन थोड़ी सी समझो भाई। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वैसे तो नेक्स्ट चैप्टर में कराएंगे, चैप्टर नंबर 4 में, पर अभी ये टॉपिक समझने के लिए थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ऐसे समझ लो 4 कमरे हैं, KLMN, इजिली समझा रही हूँ। 4 कमरे हैं, पहले कमरे में 2 ही आ सकते हैं, पहला कमरा ही भरा जाएगा, बाकी कमरे नहीं। हमारे पास 4 कमरे हैं, पहले पहला भरेंगे, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। पहले कमरे में 2 आएंगे, दूसरे कमरे में 8, तीसरे कमरे में भी 8, और आगे नेक्स्ट। तुम्हें यहीं तक याद करना है, ऐसे याद कर लो। पहले कमरे में 2 भर दिए, फिर मानो तुम्हारे पास 5 ही पर्सन और भरे तो 5 भर दोगे इसमें। ठीक है, तो हर कोई चाहता है मेरा कमरा फुल हो जाए। अब यहां देखो, पहले कमरे में 11 नंबर था, इसका 11 नंबर का मतलब 11 इलेक्ट्रॉन। दोबारा समझा देती हूँ, जो उसका एटॉमिक नंबर होता है वही ही उसके इलेक्ट्रॉन्स के नंबर होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करना। ये हम दोबारा से चैप्टर नंबर 4 में पढ़ेंगे, पर अभी के लिए समझा देती हूँ। तो पहले हमारी पहली शेल में आए 2 इलेक्ट्रॉन, 2 ही आ सकते हैं, फुल हो गया, ये फुल हो गई। अगले कमरे पे चले, अगले शेल में चले, इसमें 8 आ सकते हैं। उसके बाद M पे चले, KLM। अब M पे 1 ही भरा गया, क्योंकि 11 ही थे हमारे पास, और बंदे ही नहीं बचे और इलेक्ट्रॉन ही नहीं बचे। तो पहले में 2 इलेक्ट्रॉन फुल, दूसरे में 8 फुल, तीसरे में 1 ही बचा। अब हर कोई चाहता है उसके पास जितने कमरे यूज हुए हो। अब देखो, इतना बड़ा ताला खोला, उस कमरे में 8 जनों की जगह थी, सिर्फ 1 सोया, वो बोर नहीं हो जाएगा, वो छोड़ के चला जाएगा वो कमरा। ऐसे ही होता ना, अगर पूरे बड़े कमरे में 1 ही पर्सन वो छोड़ के चला जाएगा,
तो ये वाला कमरा, ये वाला इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा और ये खाली कर देगा। जैसे ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, मैंने बताया पॉजिटिव चार्ज आता है। बहुत ही हंसी मजाक में बातें बता रही हूँ, बहुत इजीली लर्न करा रही हूँ। तो ये अकेला था, ये बाहर निकल गया, तो इसका आंसर क्या आ गया, Na+ बनाएगा। वैसे ही क्लोरीन है, 17 इलेक्ट्रॉन है, 17 इसका नंबर है, 17 इसके इलेक्ट्रॉन है, 17। तो पहले में 2 आए फुल, दूसरे में 8 आए फुल, तीसरे के लिए सिर्फ 7 ही बचे। अब ये ना वो सोडियम में एक बंदा अकेला बैठा था ना कमरे में, उसको जाके कहेंगे आजा भाई मेरे कमरे में जगह है। 7 जने थे, एक सीट खाली थी, तो वो उसे एक को कहेंगे तू अकेला ही तो है, तेरा कमरा लॉक कर दे, हमारे पास आ जाइए। कहेगा ठीक है। ये यहां से निकला तो यहां बच गया प्लस, और यहां इसमें आ गया, वो इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया, तो ये भी 8 हो गए। ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो गई, 2 8, क्योंकि एक निकल गया, और वो एक निकल कर इसमें आ गया, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो गई, 2 8 8 हो गई। 7 की जगह 8 हो गया ना, एक आ गया तो यहाँ पे 2 8 8 हो गई। ये भी फुल हो गए कमरे, ये भी फुल हो गए कमरे, दोनों खुश, दोनों की सरकारी नौकरी लग गई। एक का फॉर्मूला Na+ क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है, और वही इलेक्ट्रॉन इसमें आया है, तो Cl-। ऐसे बनते हैं फॉर्मूलाज। अब आपको अगले यही समझाऊंगी, पहले चलते हैं व्हाट आर पॉलीएटॉमिक आयन। बेटा ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और ये आता है। पॉलीएटॉमिक आयन्स बच्चे करके नहीं जाते और वहां पे कहते हैं मैडम ये क्वेश्चन भी था। पॉली का मतलब होता है बहुत सारे, एटम का मतलब एटम। जब बहुत सारे एटम्स मतलब एक या एक से ज्यादा एटम्स हो और उनके ऊपर कोई साइन लगा हो, उसको कहते हैं पॉलीएटॉमिक आयन। ये क्वेश्चन करना है भाई, मेरे बच्चे गलती नहीं करते और ये क्वेश्चन आता है पेपर में। आयन्स which are formed by a group of atoms। वो आयन जो एक या एक से ज्यादा एटम, आयन क्या होते हैं, चार्ज, जिसके ऊपर चार्ज हो। बहुत सारे एटम के ऊपर चार्ज होगा तो वो क्या होगा, पॉली एटम। पॉली मतलब बहुत सारे, एटम मतलब एटम, उनसे मिलकर बना एक आयन। जो आयन बहुत सारे एटम से मिलकर बने उसको पॉलीएटॉमिक आयन कहते हैं। जैसे कि NH4, एक एटम नाइट्रोजन का, 4 एटम हाइड्रोजन के और उनके ऊपर एक प्लस साइन। ये याद रखना है, ये क्या है, एक पॉलीएटॉमिक आयन है। एक कार्बन का, 3 ऑक्सीजन के, इनके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज हैं। ये कैसे बनते हैं आगे सिखाया जाएगा, अभी के लिए याद कर लो। SO4 2 नेगेटिव, NO3 नेगेटिव, इनमें से कोई 2 याद कर लो मेरे बच्चा। आपको पेपर में कहा जाएगा व्हाट आर पॉलीएटॉमिक आयंस एंड गिव एग्जांपल्स, तो आप 2 कोई भी याद कर लो। OH नेगेटिव याद कर लो, SO4 2 नेगेटिव याद कर लो। तो आयंस जो बहुत सारे एटम्स से मिलकर बने हो उनको क्या कहते हैं, पॉलीएटॉमिक आयंस कहते हैं। और ये क्वेश्चन आपके पेपर में 110% आएगा, पेपर लीक कर दिया है। आगे चलते हैं भाई, सबसे इंपॉर्टेंट आज के चैप्टर की जान, आज इस चैप्टर की जान, आन बान शान, और आज का वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है राइटिंग द, हमारे पास फॉर्मूला। हम फॉर्मूला बनाते कैसे हैं, मैंने बोला कैल्शियम क्लोराइड, मैडम ने लिख दिया CaCl2। मैडम को तो आता है, तुम्हें तो नहीं आता, तो मैडम हम कैसे बनाएंगे, हम फॉर्मूलाज कैसे बनाएंगे। फॉर्मूलाज बनाने के लिए आपको वैलेंसीज याद करनी है, जो मैं करवाऊंगी, सब कुछ मैं करवाऊंगी, तुम्हें बस बार बार वीडियोस को देखना है। तो सबसे पहले केमिकल फॉर्मूला होता है कि आपके पेपर में डेफिनेशन भी आती है। तो केमिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड जो होता है, केमिकल फॉर्मूला कोई भी फॉर्मूला होता है वो रिप्रेजेंट करता है मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड को उसके सिंबल्स की फॉर्म में। लाइक जैसे मैंने CH4 लिखा तो इसमें कितने कार्बन है, कितने हाइड्रोजन है, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। एलिमेंट को रिप्रेजेंट, एलिमेंट्स के सिंबल्स की फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट करना क्या कहलाता है, केमिकल फॉर्मूला कहता है। जैसे H2O है, इसमें 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन टुगेदर मिलकर क्या बना रही है, ये फॉर्मूला बना रही है, जो कि किसका है, वाटर का फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द केमिकल कंपोजिशन, कि किस किस से मिलकर बने हैं और कितने एटम्स मिलकर बने हैं। चलिए जी नेक्स्ट, फॉर राइटिंग फॉर्मूला वैलेंसी पता होनी चाहिए। ये बात गांठ बांध लो, अपनी जड़ से अपने दिलो दिमाग में बसा लो कि तुम्हें फॉर्मूले लिखने तभी आएंगे जब तुम्हें वैलेंसी पता होगी। वैलेंसी कहाँ से पता होगी, वैलेंसी पूजा बिश्नोई मैडम याद कराएगी, तुम्हें बस याद कर लेनी है। कंबाइनिंग पावर और कैपेसिटी, वैलेंसी होती क्या है, डेफिनेशन भी याद करनी है। वैलेंसी क्या होती है, कंबाइनिंग पावर और कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज वैलेंसी। कितने वो कंबाइन करेंगे, किसके साथ करेंगे, ये वैलेंसी किसी एटम ऑफ एलिमेंट के हैंड्स और आर्म्स होती हैं, ऐसे याद कर सकते हैं। वैलेंसी उसके हैंड्स और आर्म्स। अब पेपर में वैलेंसी की डेफिनेशन पूछ ले तो ऐसे नहीं लिखेंगे वैलेंसी हैंड्स और आर्म्स होते हैं, नहीं भाई,
साइंटिफिक डेफिनेशन पूछे तो प्रॉपर डेफिनेशन लिखनी है. इट्स द कंबाइनिंग पावर और कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज वैलेंसी. कितनी कंबाइन होंगे वो वैलेंसी कहलाती है. अब चलिए जी, वैलेंसीज आपको याद कर लेनी है. वन वैलेंसी जिसके एक हाथ हैं वो होते हैं सोडियम, पोटाशियम, सिल्वर, कॉपर. ये आपको भाई प्रैक्टिस से याद होंगे, मुझे तो याद हो रखे हैं. सोडियम Na की वैलेंसी 1, पोटाशियम की 1, सिल्वर की 1 और कॉपर की 1. अब इसके ऊपर स्टार लगने का मतलब है इसका 1 भी हो सकता है और इसका 2 भी हो सकता है. ये कहते हैं ना, कभी एक हाथ यूज करेगी, कभी दोनों यूज करेगी. किसी जो ह्यूमन बीइंग्स हैं उसका एक हाथ कट जाए तो मतलब उसका एक ही हाथ है, वैसे जनरली 2 होते हैं. तो आपको ये याद रखने हैं किसके एक हाथ, किसके 2 हाथ, किसके 4 हाथ, किसके ऑक्टोपस है उसके 8 हाथ होते हैं. ऑक्टोपस के 8 होते हैं. तो आपको सिर्फ वैलेंसी याद रखने. मैं अभी जो भी फॉर्मूलाज ड्राइव कराऊंगी उसमें आपसे सिंबल वैलेंसी पूछूंगी. सिंबल के लिए आपको लेक्चर नंबर 2 देखना है. वैलेंसी के लिए अभी मेरे साथ साथ याद करनी है. मैं जैसे ही फॉर्मूला बोलूं आपको वो सिंबल लिखना है, उसकी वैलेंसी लिखनी है. तो 1 वैलेंसी किसकी? सोडियम की, पोटाशियम की, सिल्वर की, कॉपर की. 2 वैलेंसी किसकी? मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, आयरन, कॉपर. अब कैसे पता चलेगा मैम कॉपर की 1 वैलेंसी या 2? अमूमन आपको कॉपर की वैलेंसी 2 ही लेनी है. अगर आपको पेपर में कहा जाए कॉपर 1, इसका मतलब उसकी वैलेंसी 1 लेनी है. कॉपर 2 कहा जाए मतलब वैलेंसी 2 लेनी है. कुछ भी ना कहा जाए तो 2 ले लेनी है. ऐसा क्यों मैम? जनरली उसकी 2 होती है. उसके बाद 3 वाले तो बिल्कुल याद कर लो, एल्यूमिनियम एंड आयरन. अब आप कहोगे मैम आयरन की यहाँ पे 2 भी थी, आयरन की 3 भी होगी. तो बिल्कुल आयरन के 2 हाथ भी है, 3 भी, ऐसे याद रखो. तो आयरन की वैलेंसी जनरली आपको 2 ही लेनी है. अगर आयरन 3 कहा जाए तो आपको 3 ले लेनी है. तो वैलेंसी 1 वाले याद कर लो, 2 वाले याद कर लो, 3 वाले याद कर लो. कर लिया. ये किस में याद करें हमने? कैटायन में. वो क्या होता है मैम? कैटायन होते हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है. क्या मैम मुझे चार्ज भी याद करने? जब वैलेंसी याद होगी तो चार्ज आप पे याद होगे. 1 वैलेंसी का मतलब है +1, 2 वैलेंसी का मतलब है +2, 3 वैलेंसी का मतलब है +3. हाँ मैम, और क्या? तो अगर तुम्हें वैलेंसी याद है तो तुम्हें आप पे ही याद है. अब कैटायन एनायन कैसे याद करने हैं? कैटायन वो होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं, एनायन वो होते हैं जिसमें गेन होते हैं. ठीक है जी, आगे चलते हैं. एनायन में अगर हम बात करें, 1 वैलेंसी वाले हाइड्रोजन हो गया, क्लोराइड. अच्छा, इसको आइड बोलते हैं. ठीक है, जैसे जो कैटायन होता है उसमें जब पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होता है तो उसका नाम बदलता नहीं है. कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक ये वही रहेगा. एनायन में नाम बदल जाता है, हाइड्राइड हो जाता है, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ऑक्साइड, सल्फाइड, नाइट्राइड. नाइट्राइड का वैलेंसी 3 होती है. सल्फाइड ऐसे होती है, सिंबल ऐसे ही रहता है भाई. ऑक्सीजन का सिंबल O, आयोडीन का सिंबल I, ब्रोमीन का. लेकिन जो अनायन है उनका नाम बदल जाता है. जैसे मैं बोलूं कैल्शियम क्लोराइड, नाम भी तो लिखने आने चाहिए आपको. तो आइड लगता है इनके पीछे. एनायन के पीछे आइड लग जाता है. हाइड्राइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ऑक्साइड, सल्फाइड, नाइट्राइड. बेटा बहुत ही आसान बेसिक भाषा में आपको नर्सरी LKG UKG की तरह बता रही हूँ. सारी बातें आपके लिए नई है, इसलिए जो मैं बताती जा रही हूँ उसे नोटबुक में, इसीलिए तो कह रही हूँ नोट्स बनाएं और लिखें, अपनी भाषा में लिख लीजिए. क्योंकि एनायंस जो हैं उनकी वैलेंसी ये है और इनके नाम ये है. ये टेबल आपकी NCERT की ही टेबल है. फिर पॉली एटॉमिक आयंस. पॉली मतलब बहुत सारे से बना हो, जैसे मैंने कराया था अमोनियम हाइड्रोक्साइड. ये सारी ये टेबल आपको टिप्स पर होनी चाहिए, नहीं हुई तो नहीं आएंगे. उसके बाद हाइड्रोक्साइड OH नेगेटिव, नाइट्रेट NO3 नेगेटिव, हाइड्रोजन कार्बोनेट HCO3 नेगेटिव, कार्बोनेट CO3 2 नेगेटिव, सल्फाइट SO3 2 नेगेटिव, सल्फेट SO4 2 नेगेटिव, फॉस्फेट PO4 3 नेगेटिव. मैम ये इतने सारे याद कैसे होंगे? चलिए एक अलग स्लाइड लेकर आपको याद कराती हूँ. ज्यादातर आपको क्या यूज होगा? ज्यादातर आपको यूज होगा हाइड्रोक्साइड OH नेगेटिव. ठीक है, अमोनिया NH, जो मेन करा रही हूँ वो याद कर लो. हाइड्रोक्साइड OH नेगेटिव, अमोनिया NH4 नेगेटिव, सल्फेट SO4 2 नेगेटिव. ये 3 तो पक्के कर ही लो, ये 3 तो पक्के कर ही लो पॉली एटॉमिक आयन में. ठीक है, पॉली एटॉमिक आयन में ये पक्के कर ही लो. उसके बाद जिंक, कैल्शियम, आयरन, बैरियम, ये सारे +2 वाले होते हैं.
ठीक है। नेगेटिव वाले में बात करूं, हाइड्राइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ऑक्साइड, सल्फाइड, ये वाले याद कर लो। जो बेसिक हैं वो तो याद करो कम से कम, क्योंकि फॉर्मूले आसान आते हैं। जैसे कार्बोनेट आएगा CO3 नेगेटिव, कार्बोनेट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। पॉलीएटॉमिक में ये 4 तो बड़े ही इंपॉर्टेंट है, कार्बोनेट CO3 नेगेटिव, CO3 नेगेटिव, CO3 नेगेटिव, SO4 नेगेटिव, SO4 नेगेटिव, अमोनियम, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, NH4 पॉजिटिव, NH, ये सारा हमने 10th क्लास की पहली एक्सरसाइज में दोबारा करा था। 10th क्लास की अगर तुम मेरी पहली वीडियो देखोगे केमिस्ट्री की, तो यही दोबारा कराए हैं मैंने 10th क्लास में, तो इसीलिए अभी से इसी चैप्टर में कर लो भाई। 9th क्लास का ये चैप्टर 10th के लिए रामबाण है। अगर ये अब भी याद नहीं करे तो 10वीं में करने पड़ जाएंगे और अब नंबर भी कटेंगे 9वीं में, तो ऐसा मत करो ना, 9th में याद कर लो। चलिए जी, अब हम चलते हैं फॉर्मूलाज बनाने कैसे हैं। ये सब तो भाई बकवास लिखी हुई है, मैं ये रूल्स नहीं बताऊंगी, सीधा मैं अपनी भाषा में बता देती हूँ आपको। चलिए अपनी भाषा में बता देती हूँ आपको। सबसे पहले सिंबल लिखना है। जैसे मैंने बोला कैल्शियम, फॉर्मूला बनाना सिखा रही हूँ, कैल्शियम कार्बोनेट, वो एनसीईआरटी की बातें थी, पढ़ लेना। कैल्शियम का सिंबल Ca, फिर उसके बाद इसकी वैलेंसी लिखनी है, वैलेंसी 2। कार्बोनेट का सिंबल CO3 नेगेटिव था, मतलब 2 वैलेंसी होगी ना, जो ऊपर लिखा जाता है वही तो वैलेंसी होता है, Ca पॉजिटिव 2, CO3 नेगेटिव। ठीक है, तो जो ये यहाँ होती है वही तो वैलेंसी होती है, तो वैलेंसी 2 हो गई, CO3 नेगेटिव मतलब आयन है। अब इसकी वैलेंसी इसके नीचे आती है, इसकी वैलेंसी इसके नीचे आती है, ये याद रखनी है। तो Ca2 आ गया और ब्रैकेट CO3 आ गया। अब अगर वैलेंसी सेम है, यहीं पे देख लो, अगर वैलेंसी सेम है तो 1 1 कर देना। अगर वैलेंसी 2 और 4 हो तो 2 1 2, 2 2 4। पहले वैलेंसी को सिंपलेस्ट फॉर्म में लेना। अब Ca के नीचे 1 आ गया, 1, और CO3 के नीचे भी 1 आ गया, तो फॉर्मूला क्या बन गया, CaCO3। इजी है, कुछ भी नहीं करना। सिंबल लिखना है जो कि आपको लेक्चर नंबर 2 में याद कराए थे। वैलेंसी आपको अभी अभी याद कराई है, जो याद नहीं हुई है अभी तक तो पहले बैठ के आज याद कर लो। ये वीडियो, आगे की वीडियोस कल देख लेना, यूट्यूब पे तो रिकॉर्डेड होती है, अभी कभी देख सकते हैं हम। पहले वैलेंसी अपनी बैठ के 10 बार लिख के याद करो। वैलेंसी याद करने के बगैर आपको फॉर्मूलाज याद ही नहीं होंगे। मुझे वैलेंसी याद है तो मैं फटाफट दुनिया जहान के फॉर्मूले बना दूंगी। आगे चलते हैं भाई, फॉर्मूले बनाना सीखते हैं हम। अब हम कहें आयोनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, जो आयन से मिलकर बने होते हैं। अभी हमने बात करी Ca+2 हो गया और CO3 नेगेटिव हो गया, ये भी कैटायन था, ये एक एनायन था। इनको मिलकर क्या बनेगा, एक फॉर्मूला बनेगा। हमेशा एक कैटायन होता है, एक एनायन होता है, वो दोनों मिलते हैं और एक फॉर्मूला बनता है। उस फॉर्मूले को आयोनिक कंपाउंड कहते हैं। बिल्कुल आराम से आपको समझाया गया है। द कंपाउंड फॉर्म्ड बाय आयंस इज नोन एज आयोनिक कंपाउंड, और इसी को दूसरा नाम क्या है, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। इन आयोनिक कंपाउंड एक पॉजिटिव आयन होगा, एक नेगेटिव आयन होगा, दोनों स्ट्रॉन्गली कनेक्ट होंगे क्योंकि अपोजिट अट्रैक्ट ईच अदर, दोनों स्ट्रांगली कनेक्ट होंगे और एक इंपॉर्टेंट वेरी स्ट्रॉन्ग आयोनिक कंपाउंड बनकर आ जाएगा, जिसका दूसरा नाम इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड भी है। हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट, 1 2 3, 1 2 3 4 ये हो गए और एक हो गया। एटम मतलब कितने, ऑक्सीजन के 4 और फॉस्फोरस का। ये आपकी एनसीईआरटी का सवाल है, देखो कितने आसान सवाल आ रहे हैं पेपर में बिल्कुल आसान सवाल आ रहे हैं। अब ये सवाल तो मेरा बच्चा तो देखते ही कर देगा। 2 हाइड्रोजन, 1 सल्फर, 1 फॉस्फोरस और 4 ऑक्सीजन, 5 एटम्स, एनसीईआरटी का क्वेश्चन था। अब हम चलते हैं फॉर्मूले बनाने में। आपके एनसीईआरटी के फॉर्मूलेज है, एनसीईआरटी खोल के बैठ सकते हो। आपको पहला फॉर्मूला मेरे साथ साथ सिर्फ नाम लिख के खुद बनाएंगे भाई। सबसे पहला बनाएंगे हाइड्रोजन क्लोराइड का सबसे पहले लिखेंगे सिंबल, फिर लिखेंगे वैलेंसी। सिंबल हो गया H, वैलेंसी हो गई 1, क्लोरीन का सिंबल हो गया 1, तो एक इसके नीचे एक इसके नीचे, तो क्या बन गया, HCl बन गया भाई। अगर आपको सिंबल वैलेंसी याद है तो आपको फॉर्मूला हवा में याद हो जाएंगे। दूसरा चलते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड, सिंबल H, सल्फाइड का S, वैलेंसी 1 वैलेंसी 2, क्रॉस मल्टीप्लाई H2S। अगर आपको वैलेंसी याद है तो जिंदगी जन्नत है, वैलेंसी याद नहीं है तो फॉर्मूले गलत हो जाएंगे। अब चलते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन वैलेंसी 1, टेट्राक्लोराइड, टेट्रा का मतलब होता है 4, ठीक है। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, इसकी वैलेंसी 1 होती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ गया, CCl4।
ये मैंने अगर नहीं लिखवाया तो याद कर लो। कार्बन की वैलेंसी अपने नोट्स में देखो, जो एक्स्ट्रा बात आती जा रही है अपने नोट्स में लिखते जाओ। कार्बन की वैलेंसी 4, कार्बन की वैलेंसी 4, कार्बन की वैलेंसी 4। कार्बन एक नॉन मेटल है जिसकी वैलेंसी 4 हम लेते हैं। टेट्रा क्लोराइड का मतलब ये 4 क्लोरीन और 1 कार्बन, CCl4। उसके बाद मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम का बताया था वैलेंसी 2, Cl की वैलेंसी 1, एक इधर MgCl2। मुझे तो बड़े आसान लगते हैं। अब आपको लग रहा होगा मैडम तो फटाफट कर रही है, चलो एक आपको बिल्कुल आसान से करके बताती हूँ। देखो बेटा, मैग्नीशियम क्लोराइड जो भी आपको मैम नाम देगी उसमें पहले S लिखना है, V लिखना है। S मतलब सिंबल, V मतलब वैलेंसी। सिंबल कहाँ से याद होंगे, मैंने याद कराए हैं। मैग्नीशियम का Mg, क्लोरीन का Cl। ठीक है, मैग्नीशियम की वैलेंसी भी आज ही मैंने याद कराई है, 2 होती है। क्लोरीन की वैलेंसी या क्लोराइड बोलते हैं उसको, 1 2 होती है। ये वैलेंसी इसके नीचे, ये वैलेंसी इसके नीचे। 1 को लिखने की जरूरत नहीं होती है तो मैं नहीं लिखूंगी। MgCl2 बन गया फॉर्मूला। मतलब मेरे कहने का बात यह 3 स्टेप में फॉर्मूला बनेगा। पहले स्टेप में सिंबल याद होने चाहिए, दूसरे स्टेप में वैलेंसी याद होनी चाहिए। वैलेंसी याद करने का तरीका मैम बार बार प्रैक्टिस करेंगे, रोज डेली सुबह उठते ही वैलेंसीज याद करेंगे। अब आगे चलते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो पहला स्टेप सिंबल लिखो, दूसरा स्टेप एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3, ऑक्साइड की 2। ले जाओ भाई, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बच्चों को वैलेंसी याद नहीं रहती है, गड़बड़ करते हैं। तो एल्यूमिनियम का Al2O3। उसके बाद कैल्शियम ऑक्साइड Ca2 वैलेंसी, ऑक्सीजन की 2 वाली वैलेंसी कट जाती है, 1 जा 1। 1 को लिखते नहीं है तो CaO, काउ, काउ, CaO काउ। ठीक है, कैल्शियम का Ca, ऑक्सीजन का O, 2 2 है तो 1 1 कर देंगे। सेम वैलेंसीज को हम लिखते नहीं हैं, 1 1 को भी लिखते नहीं है। नेक्स्ट अगला चलते हैं। इन केस ऑफ ये वेरी इंपॉर्टेंट बात, अभी इंपॉर्टेंट बात, अगर हमारे पास पॉली एटॉमिक आयन है तो वैलेंसी इज रिटन आउटसाइड द ब्रैकेट। लाइक जैसे OH है, OH में अगर मुझे वैलेंसी लगानी है तो मैं बाहर लगाऊंगा। अगर मैं ऐसे लगा दूं तो वो तो H2 बन जाएगा ना, जबकि ऐसा नहीं होता, ब्रैकेट के बाहर लगता है। मैम एग्जाम्पल से समझाओ आज। जैसे सोडियम नाइट्रेट है, सोडियम का सिंबल Na, नाइट्रेट का NO3 और नेगेटिव था तो 1, सोडियम का भी 1 1 1 तो लिखते नहीं है तो फॉर्मूला बन गया NaNO3। अब ये चलो इसमें पता चलेगा। अब Ca वैलेंसी 2, OH वैलेंसी 1। अब Ca के नीचे तो 1 लिखते नहीं है। अब OH के साथ अगर इसकी वैलेंसी इसके नीचे अगर 2 लिख दोगे तो ये गड़बड़ हो जाएगी। जो पूरे के बाहर 2 लगेगा, ये बड़ी खास बात है, बच्चे गलती करते हैं। OH पूरे के बाहर 2 लगाना है। मैं बार बार कह रही हूँ, पॉली एटॉमिक आयन में पूरे आयन को ब्रैकेट में कर लेना है। गलती करोगे, मैं बता रही हूँ, ये गलती करोगे फिर भी अगर करते हो तो ये गलत बात है। अभी इसको ग्रीन पेन से बड़ा बड़ा लिख लो, पॉली एटॉमिक आयन के पूरे के बाहर लगेगा, क्योंकि OH पूरे के बाहर 2 है। देखो ये 2 इस पूरे के नीचे जाएगा ना। ठीक है, आगे चलिए। सोडियम कार्बोनेट CO3 2। अब यहाँ पे Na2CO3। अमोनियम सल्फेट, अमोनियम NH4 SO4। मैडम को कैसे याद है, क्योंकि मैडम ने प्रैक्टिस कर रखी है, इतने सालों से बाल सफेद हो गए हैं प्रैक्टिस कर करके। अमोनियम का 1, सल्फेट का 2। अब इस पूरे के बाहर ब्रैकेट, जैसे ही पॉलीएटॉमिक देखो बाहर ब्रैकेट, तो यहाँ पे क्या आ गया NH4 ब्रैकेट 2SO4। ये सबसे ज्यादा बच्चे गलती करते हैं। अमोनियम सल्फेट, अमोनियम की वैलेंसी 1, सल्फेट की वैलेंसी 2, तो 2 वैलेंसी जो अमोनियम के नीचे जानी थी, अमोनियम पूरे को ब्रैकेट में बंद करेंगे। अगर आपको वैलेंसी सही से पता है, रूल्स अच्छे से पता है, कोई गलती नहीं होती। अब आपके NCERT क्वेश्चंस चलते हैं। सोडियम ऑक्साइड, सोडियम की वैलेंसी 1, ऑक्साइड की 2, तो फॉर्मूला बन गया। 3 स्टेप में 3 नंबर का सवाल आएगा और 3 स्टेप, एक स्टेप का 1 नंबर। मतलब आपको वैलेंसी याद करने का पूरा 1 नंबर। वैलेंसी याद होगी तो फॉर्मूला सही बनेगा, मतलब पूरे 3 नंबर। और अगर वैलेंसी याद नहीं हुई तो 0 नंबर। सोचने वाली बात है, एक वैलेंसी याद करने के 3 नंबर बन जाएंगे। फिर एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3, क्लोराइड की वैलेंसी 1, मतलब वैलेंसी याद कर लो, 3 नंबर बन जाएंगे, AlCl3। उसके बाद ये NCERT क्वेश्चन है। सोडियम सल्फाइड, सोडियम ना सोना, Na सिंबल 1, वैलेंसी 1। ठीक है, सल्फाइड वैलेंसी 2, तो
तो इसके नीचे Na2S। अब हमारे पास मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो जहां पर भी पॉलीएटॉमिक आयन देखो पहले ब्रैकेट बंद कर लो, तो MgO2, Mg की वैलेंसी 2, OH की 1, हाइड्रोक्साइड OH नेगेटिव होता है, ये 1 इधर चला गया 2। सिर्फ आपको वैलेंसियां याद करनी है, ये आपको होमवर्क में मुझे करके दिखाना, ये भी NCERT एक्सरसाइज का क्वेश्चन है और यही आएंगे पेपर में। अगर ये सोच के छोड़ दिया कि मैडम ने नहीं कराया हम भी नहीं करते, तो देख लेना पेपर में इन्हीं में से कोई एक फॉर्मूला आएगा। हो सकता है एनसीईआरटी क्वेश्चन यही डिट्टो मैडम 4th क्वेश्चन चक्के दे दे 5 नंबर में, तो गए तुम्हारे 5 नंबर। इसलिए इनको सॉल्व करके मुझे कमेंट करोगे, ये होमवर्क है आपका, मुझे नीचे कमेंट करोगे इनके आंसर। ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, यही आएगा, यही वाला क्वेश्चन पेपर में 5 नंबर का आएगा। अब देखती हूँ कमेंट करते हो कि नहीं। अगला चलिए, राइट डाउन द नेम्स ऑफ द कंपाउंड। ये इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, पहले तुम्हें ये देते थे ये लिखना होता था, अब तुम्हें फॉर्मूला दे दिया तो नाम लिखना है। Al का मतलब होता है एल्यूमिनियम, SO4 का मतलब होता है सल्फेट, तो एल्यूमिनियम सल्फेट। Ca का मतलब होता है कैल्शियम, Cl का मतलब होता है क्लोराइड, K का मतलब होता है पोटाशियम, SO4 का मतलब होता है सल्फेट, K का मतलब होता है पोटाशियम, NO3 का मतलब होता है नाइट्रेट। ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 2 है भाई। कैल्शियम CO3 का मतलब, कैल्शियम CO3 का मतलब होता है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। तो आपको नाम भी लिखना आना चाहिए और नाम से फॉर्मूला भी, फॉर्मूला गिवन हो तो नाम लिखना है, नाम गिवन हो तो फॉर्मूला लिखना है। आगे चलते हैं भाई, इनके नाम, इनका फॉर्मूला भी लिखना है और इनके जो नाम में एलिमेंट्स का नाम भी लिखना है। क्विक लाइम का फॉर्मूला भी नहीं याद तो याद कर लो, ऐसा नहीं है कि मैडम ये तो हमें कराया ही नहीं, मैं करा तो रही हूं अभी। क्विक लाइम का फॉर्मूला CaO होता है। कैसे होता है? कुछ नहीं होता है, मेरा नाम पूजा है क्यों है का कोई मतलब नहीं है। क्विक लाइम का सिंबल CaO होता है। Ca का मतलब कैल्शियम और O का मतलब ऑक्सीजन। क्वेश्चन में यही बोला, नेम द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द कंपाउंड। तो पहले कंपाउंड का फॉर्मूला पता होना चाहिए, तभी तो नाम लिखोगे। हाइड्रोजन ब्रोमाइड मतलब हाइड्रोजन और ब्रोमीन। बेकिंग पाउडर का फॉर्मूला NaHCO3 होता है, मतलब सोडियम एलिमेंट है, हाइड्रोजन एलिमेंट है, कार्बन एलिमेंट है और ऑक्सीजन। कितने एटम है नहीं पूछा, सिर्फ एलिमेंट्स के नाम पूछे हैं। जो जो इस कमरे में बैठा है उसके नाम पूछे हैं, कितने बैठे हैं नहीं पूछा है। पोटाशियम सल्फेट मतलब पोटाशियम हो गया, सल्फेट मतलब SO4, सल्फर हो गया और ऑक्सीजन हो गया। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे, हर टाइप का क्वेश्चन आपको कराया जा रहा है। फॉर्मूला लिखना भी, फॉर्मूले से नाम लिखना भी, फॉर्मूला आ जाए तो एलिमेंट का नाम लिखना भी, कॉमन नेम आ जाए, जैसे बेकिंग सोडा का, बेकिंग सोडा उसका कॉमन नाम है, बेकिंग पाउडर उसका कॉमन नाम है, उसका नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, लेकिन आपको बेकिंग पाउडर दे देंगे तो आपको पता होना चाहिए बेकिंग पाउडर का नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड को कहते हैं, ये याद रखना है भाई। चलिए अब लास्ट टॉपिक है, इसके बाद हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। भी अगले 5 मिनट में चैप्टर खत्म कर रहे हैं। किसी बच्चे को ये पूरा चैप्टर नहीं याद हुआ, दोबारा वीडियोस देखो, सिंबल्स लर्न करो, वैलेंसीज लर्न करो, मॉलिक्यूलर मास याद करो, मास नंबर याद करो, फॉर्मूला यूनिट मास भी वहीं से आएगा। फॉर्मूला यूनिट मास का तो एक पूरे फॉर्मूला का मास निकालना है। पहले हमने पिछले लेक्चर में क्या निकाला था, मॉलिक्यूलर मास, मतलब H2 का मास निकालना था, तो हाइड्रोजन एक का मुझे पता है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब वो कहता है पूरा फॉर्मूला मान NaHCO3 दे दिया, इस पूरे का मास निकालो, तो इसका मास प्लस इसका मास प्लस इसका मास प्लस 3 ऑक्सीजन का मास। आसान है, अगर आपको एटॉमिक मास याद हो गए ना तो आपका आधा चैप्टर 3 याद हो गया। अगर आपको वैलेंसीज याद होगी तो आपको पूरा चैप्टर नंबर 3 समझ आ गया। वैलेंसीज और एटॉमिक मास जिस दिन याद हो गए उसके बाद चैप्टर नंबर 3 में कुछ नहीं बचता है। अब फॉर्मूला मास निकालो जरा, कहता है कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मूला मास निकालो, तो 1 कैल्शियम और 2 क्लोरीन रख दिया। फिर कहता है जिंक ऑक्सीजन, सारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं भाई, 1 जिंक का रख दो और 1 ऑक्सीजन का रख दो। जिसको जिंक का मास नहीं पता है वो अपने नोट्स में आज ही लिख लो, जिंक का मास 65 होता है। जो मास नंबर मैंने लिखाए थे वो 1 to 20 लिखाए थे पिछले लेक्चर में, जिंक रह गया होगा, बट अगर यूज हुआ है तो आपको लिख लेना है। अपने नोट्स को अपडेट करते रहो भाई, जो चीज आती जा रही है उसको लिखते जाओ, ऐसे थोड़ी मैडम ने लिखाया नहीं तो अब लिखवा दिया। सोडियम ऑक्साइड ज्यादातर 1 to 20 ही आते हैं, एक आधा जैसा जैसे जिंक, आयरन वगैरह, आयरन का 56 होता है, ठीक है।
सोडियम ऑक्साइड की बात अगर हम करें तो सोडियम का मास नंबर आपको लिखवाया था 23 और 23 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऑक्सीजन का 16। पोटेशियम कार्बोनेट, पोटेशियम का 39 याद कराया था, 2 है तो मल्टीप्लाई 2 कर दिया। कार्बन का 12 याद कराया था, ऑक्सीजन का 16 मल्टीप्लाई बाय 3। आपको एटॉमिक मास याद होने चाहिए। इसी के साथ हमारा पूरा चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट हो गया है। चैप्टर नंबर 3 आपको समझ आने के लिए आपको एटॉमिक नंबर, सिंबल, एटॉमिक मास, आयन्स, उनकी वैलेंसेस, उनका फॉर्मूला कैसे बनाना है, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस चैप्टर में है। छोटा सा चैप्टर है, बस आपको किसी एक दिन बैठकर सीक्वेंस में एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, वैलेंसी करके कहानी खत्म करो भाई। जितनी जल्दी करके खत्म करोगे पास से, नहीं तो पूरे साल परेशान रहोगे कि मैडम किसका 16 है, किसका 14 है। एक दिन लगेगा सिर्फ, वो भी 1 घंटा। पूरा चैप्टर 1 घंटे में हम खत्म कर सकते हैं। तो इसी के साथ हम हमारा चैप्टर खत्म कर चुके हैं। नेक्स्ट वीक से हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, चैप्टर नंबर 4, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो इसी के साथ कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप enjoying, keep subscribing the channel, keep sharing and keep enjoying the videos. Thank you so much.